अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे रेलवे के स्क्रैप के स्कैंडल को। ये वो स्क्रैप स्कैंडल है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे की जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त वो स्टेक पे लगती जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, और एक बहुत बड़ा पलंदा है जो मेरे पास इस वक्त टेबल पे मौजूद है, इसके मुताबिक एक ब्लैक लिस्ट ठेकेदार ने जिसका नाम शबीर बताया जाता है, उसने अपने बेटे के नाम पे एक जो कंपनी रजिस्टर्ड थी स्क्रैप पॉइंट, उस पे रेलवे अफसरान की मुबैना मिली भगत से तकरीबन 100 के करीब जो बोगी हैं वो हासिल की। और जो आमतौर पे एक बोगी की प्राइस है वो कंपैरेटिवली कई लाख में जाती है, मगर जो 100 के करीब बोगियां हासिल की, सारे डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मैं बात कर रहा हूं, वो तकरीबन सिर्फ 4 करोड़ यानी पौने 4 करोड़ 3 करोड़ 80 लाख रुपए में हासिल की। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 100 बोगियां अगर कोई ले रहा है, अगर उसको स्क्रैप में लोहे की के हिसाब से भी तोल के लिया जाए तो कम से कम 3 करोड़ 80 लाख रुपया नहीं बनेगा। जिस वक्त ये बोगियां ले ली गई और उसमें उसके बाद ये किया गया कि मिस यूज ऑफ पास किया गया। जो लेटर पैड यूज किया गया कंपनी का वो उन साहब के नाम नहीं था। और मैं बताता चलूं कि इससे पहले ये जो शबीर अहमद साहब हैं, इन्हें बाकायदा तौर पे एक रेलवे के मशहूर स्क्रैप स्कैंडल में नैब ने पकड़ा और उसके बाद वो बार्गेन करने के बाद रिहा हुए। उन्होंने कुछ रकम अदा की पाकिस्तान रेलवे को बजरिया नैब और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मगर इस सूरत हाल में चूंकि वो डायरेक्ट टेंडर्स नहीं ले सकते थे तो बेटे की जो कंपनी थी उसको यूज किया गया और उस कंपनी पे सारे के सारे सिग्नेचर्स और आईडी कार्ड के जो नंबर थे वो शबीर अहमद ने अपने लिखे। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा। जब ये टेंडर उन्हें अलॉट हो गया, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद जब माल उठाने का मामला आया तो एक बार फिर मिस यूज ऑफ पार्ट्स की गई। जो गेट पासेस इशू किए गए वो शबीर अहमद साहब ने इशू किए, जबकि जो एफबीआर का डॉक्यूमेंट्स था, जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी, जो खुरम शबीर जो उनके बेटे के नाम थी, उसको किसी ने चेक करने की जहमत भी गवारा नहीं की। तकरीबन ये सारा माल एक इनके पार्टनर इजाज भट्ट को उठाया गया। सारे गेट पासेस हमारे पास हैं और रेलवे अथॉरिटीज इसको बाकायदा क्लियर करते रहे, चेक करते रहे। किसी ने किसी भी लम्हे पे किसी भी जगह पे ये जो करोड़ों का माल था जो उठाया जा रहा था, टेंडर्स की स्टोरी एक अलग है, लेकिन जिस तरह ये माल रेलवे की हदूद से, गुदामों से, स्टेशन से ये बाहर स्क्रैप की मद में लेके जाया जाता रहा, वो एक अलग स्टोरी है। किसी ने उसको चेक करने की जहमत गवारा नहीं की कि आया जिस बंदे को अथॉरिटी दी गई है उसको अथॉरिटी देने वाला भी ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। और बहरहाल सारा का सारा माल ये रेलवे हदूद से बाहर चला गया। जो इसमें आईडी कार्ड की कॉपी खुरम की इस्तेमाल हुई, इस पर बाकायदा तौर पे वाज़े लिखा हुआ था ओनली बैंक यूज। और ये उस सूरत हाल में होता है कि जब हम कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फॉर द सेफर साइड हम उसको मेंशन कर देते हैं, पर्टिकुलर आईडी कार्ड की कॉपी को। मगर ये नेग्लिजेंस हुई, मामला थोड़ा सा बड़ा, दोनों बाप बेटे का इस पे क्लैश भी हुआ। खुरम ने इस मामले को, जो वाकई वजीर हैं इस वक्त रेलवे के, ख्वाजा साद रफीक, उनके नॉलेज में लाया गया। साद रफीक साहब ने जब देखा कि मामला बढ़ता जा रहा है और शबीर जो उर्फे आम में रेलवे की जो जुरिस्डिक्शन है वहां पे शबीरा के नाम से मशहूर है, तो उन्होंने इस मामले को फौरन विजिलेंस कमेटी के हैंड ओवर किया। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती, जब मामला विजिलेंस कमेटी के पास जाता है तो विजिलेंस कमेटी इस सारे मामले की इंक्वायरी करती है। खुरम को बुलाया जाता है, शबीर को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिसयूज हुआ है और ये सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं। मगर जब वो अपनी फाइंडिंग देते हैं, फाइंडिंग भी आपको चलते हुए नजर आ रही है, तो हैरत अंगेज तौर पे इन फाइंडिंग्स में वो रेलवे के किसी भी अफसर को गुनहगार डिक्लेयर नहीं करते। जब नेग्लिजेंस वो ऊपर एडमिट कर रहे हैं तो नीचे फाइंडिंग्स शो करती है कि वाकई ही इसमें कुछ इनकनाइमस ऑफ द ऑफिसर नजर आती है कि जब वो ऊपर फाइंडिंग्स में क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे, जबकि अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें वो डिस्क्लोज करते हैं। इस मामले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जो एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं अरशद चौधरी, और फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरशद, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। कुछ ऐसी चीज अगर मैं कोई मिस कर रहा हूं कि रेलवे विजिलेंस ने जब ये इंक्वायरी की तो क्या वजूहत आप समझते हैं कि जिसमें उन्होंने रेलवे अफसरान को बरी जमा करार दे दिया? अरशद, शिराज, ऐसा मामला है कि ये इतना बड़ा स्कैम सामने आया है। पोमा ट्रेडर्स के नाम से जो ब्लैक लिस्ट करार दी गई थी कंपनी नैब की जानिब से, और 7 करोड़ रुपए जो रिकवर किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स नैब की जो वेबसाइट है उस पर भी लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने भी इसे रेलवे की हिस्ट्री का बड़ा स्कैम करार दिया। लेकिन रेलवे हुकाम की ना सिर्फ मिली भगत बल्कि मेरे ज़राए के मुताबिक कई रेलवे अफसरान इसके पार्टनर हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं। सारी
ये जो ठेकेदारी का निजाम है वो ये खुद चलाता है शबीर, जबकि का जो स्कैंडल आया था वो भी इसके भाई के नाम इसने कंपनी की थी और उसमें भी रेलवे हुकाम जो है वो इसके लेटर पैड से, इसके सिग्नेचरों से प्रोसेस चलाते रहे। एक सरकारी और वफाकी इदारा है, वहां पर सूरत हाल ये है कि बेटे या भाई के नाम से फिक्टिशियस कंपनियां बनाकर एक ठेकेदार अरबों रुपए कमा रहा है। लेकिन ठेकेदार को रोकने के लिए तो क्या किरदार अदा करना था, उसे शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम रेलवे हुकाम जो मुतलका अफसर है, CCS, उनकी जानिब जो चीफ कंट्रोलर स्टोर्स हैं उनकी जानिब से ये मौकफ अपनाया जा रहा है कि जनाब ये ठेका तो हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन जब उनसे मौकफ जानने की कोशिश की गई कि जी वो कैंसिलेशन जो लेटर है वो दिखा दें और ये गेट पास जो है वो हर जो गाड़ी जाती है रेलवे वर्कशॉप में वो स्क्रैप उठाने के लिए उसे अलग से एक गेट पास जारी किया जाता है, वो गेट पास जो है वो जारी हो चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। विजिलेंस कमेटी ने जो इंक्वायरी की, अच्छा मैं यही कहना चाह रहा था कि जो सारे इल्जाम आप लगा रहे हैं और कहा जा रहा था ठेका कैंसिल कर दिया गया, अगर ठेका कैंसिल कर दिया गया था तो माल कैसे उठा लिया गया? यही बात तो काबिल गौर है। विजिलेंस कमेटी ने भी जो अपनी इंक्वायरी की उसमें भी जो इब्तदा में आप देखें कि उसने कसूरवार ठहराया कि ये मेलाफाइडी हुई है और ये ठेकेदार को जो आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी गई है, लेकिन बाद में उन्हें भी अप्रोच कर दिया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के इल्म में है और उनके हुक्म से ही ये विजिलेंस कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसके बाद आज की डेट तक रेलवे वजारत रेलवे या रेलवे हुकाम जो GM है या मुशीर रेलवे है अंजुम परवेज या उन किसी भी हुकाम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो एक्शन में देखें, अगर एक्शन तब लिया जाता ना जिस वक्त विजिलेंस कमेटी कोई जिम्मेदार ठहराती रेलवे अफसरान को। मुझे समझ नहीं आ रही जब ऑब्जर्वेशन में वो गिल्टी डिक्लेयर करती है और एडमिट कर रही है कि वाकई ही रेलवे से गलती हुई, तो फाइंडिंग में वो उनके खिलाफ एक्शन का क्यों उनकी सिफारिशात नहीं कर रही कोई एक्शन लेने की? शरार से ही रेलवे क्योंकि एक वफाकी इदारा है और विजिलेंस कमेटी यहाँ पे एक्टिव जरूर है, लेकिन विजिलेंस कमेटी को अप्रोच कर लिया जाता है। जो रेलवे हुकाम है वो इतने बासन हैं कि विजिलेंस के ओहदेदारान हैं, DG विजिलेंस हैं या दीगर जो काम है जो इंक्वायरी करते हैं उन पर इस कदर दबाव डाला जाता है और असरअंदाज हो जाते हैं कि उनको पूरी तरह से काम नहीं करने दिया जाता और ना ही किसी पर जिम्मेदारी फिक्स की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी, नुमाइंदा एक्सप्रेस हमसे बात कर रहे थे। अरशद चौधरी जो सारे बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं, रेलवे को कवर करती हैं। और एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ अंजुम परवेज साहब हैं, बशीर है रेलवे मिनिस्ट्री की, और साथ गुलाम अहमद बलोच साहब हैं, साबिक मिनिस्टर रेलवे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। एक ब्रेक नाज़रीन लेंगे और ब्रेक के बाद आगे इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले रेलवे स्कैम को हमने एक्सपोज किया, अपने मौजूद मेहमानों का मैंने आपसे तारुफ भी कराया। लाहौर स्टूडियो में जो शबीर अहमद साहब है जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और मैं पहले सीधा उनके पास चलता हूँ। शबीर साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं, जब रेलवे से आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं तो इसके बावजूद भी आप रेलवे का पीछा नहीं छोड़ रहे? नहीं, ब्लैक लिस्ट मैं नहीं हुआ रेलवे से, मुझे किसी ने ब्लैक लिस्ट आज तक किया ही नहीं है रेलवे में से। नहीं तो जिस केस में पहले नैब ने आपको पकड़ा था वो क्या केस था? वो केस में मैंने VR की थी। सर, वॉलंटरी रिटर्न का क्या मतलब होता है? उसमें VR में वॉलंटरी रिटर्न का मतलब है कि रजाकाराना तौर पर जो वो कहते हैं वो मान लें। नहीं सर, वॉलंटरी रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को सच जान रहे हैं और इसी वजह से आप वो रकम वापस कर रहे हैं जो आपने किसी गैर कानूनी तरीके से किसी डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा के या किसी और जरिए से हासिल की थी। मैं यही बात बता रहा हूं कि इनके दो तरीकेकार होते हैं, एक PB होता है, एक VR होता है जी। VR में ये सजा जो है ना नहीं होती है किसी भी तरीके से, ना कोई ब्लैक लिस्टिंग होती है ना कोई सजा होती है। मुझे ये बताइएगा कि ये 100 बोगियां 3 करोड़ 80 लाख में आपको कैसे मिल गई? ये बोगीज जो हमने ली है ये 3,29,490 रुपये इसका रेट था। 17% इस पे हमने सेल टैक्स पे करना था, 56,013 रुपये। इनकम टैक्स फी वैगन पे करना था 10%, 32,949 रुपये। टोटल इसकी कॉस्ट बनती है 4,18,452 रुपये पर वैगन। ठीक है। 100 नंबर ये बनेगा 4,18,45,200 रुपये।
मैंने जो रकम आपको बताई वो बगैर टैक्स के थी, आप मुझे टैक्स के साथ बता रहे हैं। मुझे बताएं 100 बोगियां 4 करोड़ 18 लाख 45,200 रुपए में 100 बोगियां रेलवे की सर। जी 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 बस इतने की ये कैसे मिल गई? आम बंदे को तो नहीं मिलती। मैं सर बताने लगा कि मेरे से पहले ये बोगियां जो है ना 4,14,150 रुपए में 122 बोगियां रेलवे ने नवाज खान ट्रेडिंग को सेल की हैं। अच्छा, वो भी सर इल्जाम साबित हो चुके हैं उस पे कि रेट उससे भी 4,000 वो भी मिली भगत से किया है, वो इल्जाम भी साबित हो चुके हैं रेलवे के स्क्रैप स्कैंडल में। नहीं सर ये अच्छा शबीर साहब चलें, मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरे कुछ और मौजूद मेहमान भी यहाँ पे मौजूद है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब स्क्रैप पॉइंट कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके बेटे के नाम है, आप किस तरह रेलवे से उस पर खुद साइन करके अपना आईडी कार्ड नंबर देके सारा माल उठा सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं? ये कैसे हो गया सर? ये इसमें भी थोड़ी सी गलत बयानी हो रही है। अच्छा जी, ये मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ कि ये कुछ गेट पासिस हैं जिसपे खुर्रम शबीर साहब के अपने साइन है। अच्छा मेरे बेटे के। ये अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रोवाइड ये मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, ये भी गलत इल्ज़ाम है कि ये खुर्रम शबीर के साइन है इस पे। ठीक है, और खुर्रम शबीर साहब ने ही ये बोगियाँ उठाई हैं। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने खुद ही अथॉरिटी दी है इजाज़ अहमद को, और उन्होंने उठाई है और उन्होंने मिल के बेची हैं। और इस पर बाकायदा पुलिस ने, रेलवे पुलिस में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, जिस पे ये खुद भी पेश हुए हैं, मुझे भी बुलाया गया, और उसमें इनकी सारा वर्षन जो है वो जैली साबित हुआ। और उसमें उन्होंने लेकिन शबीर साहब, जो रेलवे विजिलेंस की इंक्वायरी है, रेलवे विजिलेंस ने इस बात को साबित किया हुआ है कि वाकई सारे गलत डॉक्यूमेंट्स इस टेंडर में इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें रेलवे हुकाम की नाअहली को उन्होंने एडमिट किया है। मैं सर ये भी आपको बताने लगा हूँ कि ये 2 क्लर्क्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई हैं, इसको डीजी डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ने अप्रूव भी नहीं किया है। अच्छा, और मैंने इस पर बाकायदा 2 रिप्रेजेंटेशनें दी हैं डायरेक्टर विजिलेंस को कि जनाब ये 1 साइडेड रिपोर्ट्स बनाई गई है, इसमें हमें जो है ना शामिल नहीं किया गया। अच्छा, ये उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन मैंने इनके दे रखी है, 3/3/2016 को, और दूसरी दी है 24/3/2016 को। अच्छा, मुझे शबीर साहब सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप रेलवे से जब कोई ठेका उठाते हैं तो कोई अफसरान को कुछ कमीशन भी देते हैं, कोई पैसे भी देते हैं? जी सर, ये टोटल पब्लिकली ओपन एडवर्टाइज टेंडर होते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें विजिलेंस का भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शामिल होता है, ग्रेड 19 का ऑफिसर। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे हो गई जिसको विजिलेंस खुद अप्रूव कर रही है? सर ये जो टेंडर खुला है इस पे भी विजिलेंस के साइन है, ये तो विजिलेंस वालों से पूछा जाए ना कि ये कैसे नेग्लिजेंस। अच्छा, जब आपने टेंडर लिया था तो आपके साथ बंदे कितने थे, यानी और कितनी पार्टीज ने उस बिड्स में हिस्सा लिया था? ये सर सिंगल टेंडर है, यानी आप अकेले इस टेंडर में आए और आपको ही मिल गया? जी ऐसा। अच्छा, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा शबीर साहब। जो खुर्रम शबीर हैं, जो शबीर अहमद के बेटे हैं, जो इस केस और स्क्रैप पॉइंट के मालिक हैं, एफबीआर उनको ओन कर रहा है, उनके आईडी कार्ड यूज हुआ सारा कुछ, और वो क्लेम करें कि उनके वालिद ने सारा कुछ गलत किया। रेलवे अफसरान की मुबैना मिली भगत से हमने बड़ी कोशिश की, उनसे फोन पे भी बात की, उनको ले सके वो अपना पॉइंट व्यू बताएं, लेकिन वो स्क्रीन पे आके बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और बिलोर साहब, आप मिनिस्टर रेलवे रहे हैं, सारी स्टोरी आप सुन रहे हैं, क्या दिल मानता है कि वाकई ऐसे हो सकता है बगैर रेलवे हुकाम की मिली भगत के बगैर? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन होता यही है कि टेंडर में 2-3 पार्टियां होती हैं तो फिर टेंडर होता है। क्या ये बड़ा शॉकिंग नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है कि टेंडर हो रहा है और सिर्फ एक ही पार्टी उस टेंडर में आ रही है, और वो जो रेट दे रही है आप मजबूरन उसको उसी रेट पे टेंडर दे रहे हैं? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? इसमें होता है कि ये जो टेंडर का सिलसिला है ना, इसमें 2 किस्म के टेंडर होते हैं। एक बंद लिफाफे में दिए जाते हैं, एक आमने सामने बैठा जाता है। तो दोनों में मुश्किलात हो जाती हैं कि ये एक लोग दूसरों को हिस्सा दे देते हैं। ठीक है, यानी आप 3 आदमी बैठे हम ना, तो मैं कहता, आप कहते हैं कि मुझे छोड़ दें, हम चल तो ले लें, आप ले लें, मैं आपको इतने दे दूंगा पैसे, हम बोली नहीं देते, आप बोली देते। अच्छा बिलोर साहब, आपने भी चूंकि रेलवे का जिस वक्त आपने चार्ज लिया, स्क्रैप भी काफी था और आप लोगों ने डिस्पोज ऑफ किया, सर दिल मानता है एक बोगी सिर्फ 4,18,000 रुपए की एक बोगी? यानी ये तो अगर आप उसको तोल के भी बेचें, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, तो मेरा ख्याल है कि शायद जो लोहे का भाव हो उसमें भी ज्यादा बिक जाए। ये तो ये नहीं, आपके दौर में सर, नहीं बिलोर साहब, आपके दौर में क्या ये इसी रेट पे बिकती थी नॉर्मली? मेरे ख्याल में इसमें तो जी खाली इनके जो बिल होते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं। ठीक है, जो बिल है ना बोगी के, वो कीमती होते हैं,
उसके बगैर बोगी बिके तो फिर अलहदा बात नहीं, वीरों के साथ तो। अच्छा, मैं चूंकि अंजुम परवेज साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, अंजुम परवेज साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। सारी बातें आपने सुनी, ये बड़े मेजर एलिगेशंस रेलवे के ऊपर लग रहे हैं। सर मेरा तो जो पहले मुझे सिर्फ इसका बता देंगे, क्या 4 करोड़ यानी जो 100 बोगियां उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 18 लाख की उठाई हैं, तो सर एक बोगी 4-4.25 लाख रुपए में मिल जाती है आराम से? पहले आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बहुत बड़ा स्कैंडल स्कैम सामने आया है। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो पहला स्कैंडल था, स्कैम था 2013 में, वो 40,000 टन थी क्वांटिटी। ये अभी जो आप बात कर रहे हैं ये 164 टन है रेलें जो हैं, जो आप कह रहे थे कि जी ये दिया है इसको, शबीरे को दिया, तो ये कोई आप अगर इसको उस प्रपोर्शन पे लेके जाना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट एनी स्कैम। ये एक मामूली सी, शायद 1% भी नहीं होगा। हमारे पास इस वक्त 50,000 टन स्क्रैप मौजूद है जो हम नहीं बेच रहे, हमें प्राइस उसकी नहीं मिल रही, हम नहीं बेच रहे उसको। मेरी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से ले लें, ये 100 बोगियों की आप बता रहे हैं कि नहीं, ये 164 टन है। जो दो आपने टेंडर्स का जिक्र किया है, एक इसको मिला है 164 टन रेल्स का, और एक इसको मिला है ये जो 100 वैगन्स है। जी सर, मैं अर्ज करना ही चाह रहा था, मुझे क्लैरिफाई करने दें, आप क्लैरिफाई कीजिएगा, एक बोगी का वजन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? मेरी अर्ज सुने ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बोगी नहीं है, आप इसको शायद, ये वैगन है, ये वैगन है 4 व्हीलर, 4 व्हीलर जो है ये वैगन है, और इसकी उम्र शायद आपके इल्म में ना हो, इसकी उम्र शायद 50 साल होगी। अच्छा, मुझे सर एक 50 साल ब्रेक ले लेता हूँ। खड़ी कहाँ पे हैं? कराची में। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा, क्रोजन हो मैं ब्रेक के बाद वापस आके आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दूं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अंजुम परवेज साहब जो मशीर हैं रेलवे मिनिस्टर के, उनसे हम बात कर रहे थे। अंजुम साहब, आप बात कर रहे थे 164 टन रेल का, आप कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर 100 वैगनों का, 4 वैगनों का और कॉन्ट्रैक्टर। मैं कर रहा हूँ कि जो रेलवे वैगन्स जो हैं ये 4 व्हीलर वैगन है, इनकी लाइफ कम अज़ कम 50 साल इनकी लाइफ होगी। जी ठीक। और इनमें से जो मेजॉरिटी हैं वो कराची में स्टेबल थी, जहाँ पे आपको पता है कि समंदर साथ है, कोरोसिव, तो ये तकरीबन आप ये समझेंगे ख़त्म हुई होती हैं। वेट वाला सवाल रहेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, ये जो इसको वैगन बेची गई है, ये इसको बेची गई है एक वैगन 4,18,000 तकरीबन, जी प्लीज, जिसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ये हमने देखा लास्ट सेल रेट जो है इसका वो 4,14,000 था। और मैं ये आपको अभी अर्ज करूं, उससे पहले देखिए वो नवाज अली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, उससे पीछे अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाएं तो वो इस रेट में नहीं थे, वो इससे भी कम था। अच्छा, अगर आप जाएं, मैं आपको बिल्कुल ये दावे से कहता हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा आपको, जो आपने इस स्कैम का, इस स्कैंडल का जिक्र किया, मैं उसकी भी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूंगा। ये मैं अर्ज करता चलूँ कि इन्हीं वैगन्स का एक टेंडर 12 अप्रैल को टेंडर खुला है, उसमें जो हाईएस्ट प्राइस आई है वो है 3,26,000, यानी हमने बेचा 4,18,000 पे। हमें कल ये प्राइसेस जो हैं फ्लक्चुएट करती हैं, हमने जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस थी लास्ट सेल रेट को सामने रखते हुए उस पे बेचा, बेहतरीन प्राइस है। इसी तरह जो है ये रेल्स का है 164 टन इसको दी हमने, वो हमने दी इसको 48 रुपये 33 पैसे पर किलोग्राम के ऊपर। ठीक है जी। लास्ट सेल रेट जो है वो है 46 रुपये, और जो उसका कंपटीशन में नियरेस्ट रेट था वो 47 रुपये 16 पैसे था। तो हमने तो जो बेस्ट प्राइस थी मार्केट के हिसाब से और जो एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडरिंग वो हमने ठीक है सर। दूसरा आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी मार्केट रेट से बेहतर 100% सही है। दूसरा आप जो ये कह रहे थे कि जी ये एक पार्टी आई है और शायद इसमें मैं नहीं, वो खुद कह रहे हैं शबीर साहब कि मैं अकेला था जिसने। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना सर कि अगर आप एडवर्टाइज टेंडर करें, 4 अखबारों में आए और उस अखबारों में टेंडर नोटिफिकेशन के बाद एक पार्टी अगर आती है तो पिपरा PPRA रूल्स उसको अलाउ करते हैं। सो इट इज़ अ कंपेटिटिव बिडिंग। अगर कोई बंदा नहीं आता और हम समझते हैं कि ये प्राइस जो है ये रीजनेबल है, कंपेटिटिव है, तो हमें देने में कोई किसी रूल्स की हमने वायलेशन नहीं की, हमने बेस्ट प्राइस पे दी है। अच्छा, दूसरा मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपने ये भी कहा कि ये प्योमा ट्रेडर्स जो हैं ये ब्लैक लिस्ट रेलवे ने किया था, तो ये हकीकत ये है कि इनको ब्लैक लिस्ट हमने नहीं किया। ठीक है। इनको कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 2010 में अवार्ड हुआ था तकरीबन 21,000 टन का। जी ठीक। और वो उसका रेट था 27 रुपये 86 पैसे। आप ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है जी। 27 रुपये 86 पैसे पे इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। फिर नैब ने इन्वेस्टिगेशंस की और 2013 में जब ये हुकूमत आई है, मौजूदा हुकूमत ख्वाजा साद रफ़ी की सरबराही में,
रेलवे में जब वज़ीर आए हैं, तो ये उस वक्त जो है ये फाइनल स्टेजेस भी थी। रेलवे ने साथ मिलके दोबारा रीअसेस किया और नैब से ये जो है वो डिक्लेयर किया कि ये 27 रुपये 86 पैसे कम रेट था, तकरीबन 42 रुपये, यानी 1 केजी के ऊपर 12 रुपये हमने बढ़वाए इनसे। ठीक है। इसी प्यूमा ट्रेडिंग ने 18.5 करोड़ रुपया रेलवे को ज्यादा पे किया। ठीक है। तो हमने तो जो है वॉलंटरी रिटर्न में जी नहीं वॉलंटरी रिटर्न जो है वो तो नैब के साथ था, 31 मिलियन उन्होंने दिया था वॉलंटरी रिटर्न में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो रेलवे को आया कि जो एक रेट जो था जो 27 रुपए था, हमने 40 रुपए पे उसको दिया। कम रेट था, आप लोगों ने ज्यादा करवाया। ये कम रेट पे जब दिया गया तो इसका मतलब है कि रेलवे अफसरान शामिल थे जो कम रेट पे टेंडर उठाए। नैब ने इन्वेस्टिगेट किया था, कुछ लोगों को रिस्पांसिबल डिक्लेयर किया था। इसका मतलब है कि शबीरे की इनकनाइमस विद द रेलवे ऑफिसर तो साबित होती है ना सर? जी बिल्कुल होगी उस वक्त, बिल्कुल। तो आपने इसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया कंपनी की इसलिए कि ये वॉलंटरी रिटर्न थी। वॉलंटरी रिटर्न डज नॉट एंटेल एनी क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी नहीं होती। में ज्वाइन किया है साबिक मिनिस्टर रेलवे शेख रशीद ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये बताइएगा कि एक बड़े मशहूर स्कैम की बात हो रही है। शबीरा एक कंपनी थी, 2010 में भी उसको पकड़ा गया था। अंजुम परवेज साहब भी हमारे साथ हैं, गुलाम बलोर साहब भी हैं। उस बंदे ने बाकायदा तौर पे जो नैब के साथ वॉलंटरी रिटर्न किया, उसमें रेलवे के कुछ अफसरान भी इस मामले में पकड़े गए थे। एक बार फिर वो रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट लेता है अपने बेटे की फर्म के नाम पे, और जो हम क्लेम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो जिस तरह रेलवे बोगियां उठाई गई वो बहुत सस्ते रेट पे थी, जो रेल उठाई गई वो सस्ते रेट पे थी, और वो खुद क्लेम ये कर रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली अकेला बंदा था जो टेंडर लेता रहा। तो सर मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि रेलवे की मिली भगत कहां पे इसमें शामिल होती है? सर रेलवे की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। रेलवे की मर्जी के बगैर तो कोई चीज ना परचेज हो सकती है ना सेल हो सकती है। रेलवे एक सोने की कान है और उसमें जिसका भी जब हाथ चलता है वो उससे फायदा उठाता है। लेट्स सी, पहले भी नैब में केसेस हमने भी भेजे, उसका भी कुछ नहीं हुआ, ये भी भेजे तो नहीं, इनका भी कुछ होगा, लेकिन होना चाहिए। तो शेख रशीद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन अंजुम साहब आप वो बात कर रहे थे, मैं उधर शबीर साहब को भी लेना चाह रहा हूँ। देखिए बड़ा क्लियर एक पॉइंट है कि एक बंदा एक क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व रहा। वॉलंटरी रिटर्न का मतलब यह है कि वो एडमिट कर रहा है कि मैंने जो है गुनाह किया है, और जो लॉ में प्रोविजन है उसकी बेस पे वो वॉलंटरी रिटर्न पे वो अमाउंट पे ऑफ करके बाहर आ रहा है। तो क्या कम से कम रेलवे अथॉरिटीज को ये नहीं चाहिए था कि एक बंदा जो रेलवे अफसरान के साथ मिलकर क्राइम करता है और उसके बाद पैसे देके बाहर आ जाता है, उसको दोबारा से रेलवे में अंदर एंटर ना होने दिया जाए? नहीं देखे ना, या तो नैब जो है जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी भी फिक्स कर देती है कि जी इसके ऊपर ये जो है ये एक लायबिलिटी। अब एक जो है जो वहाँ पे प्ली बार्गेन हुई, वी वर नॉट पार्टी टू दैट, उसमें एक प्ली उसमें सॉरी जो है वॉलंटरी रिटर्न जो है, यानी वो बिफोर उस पे जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी लगने के उससे पहले वो दे देता है। अच्छा सर मुझे वेरी तो शॉर्टली मैंने फाइंडिंग्स में उनकी ये नहीं है। आपने कहा फाइंडिंग्स में रिकमेंड नहीं किया, लिहाजा रेलवे ने नहीं लगाया। वेरी शॉर्टली सर, फिर मैं ब्लोर साहब पे भी आऊंगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो ये सारा का सारा स्कैम आया है, रेलवे विजिलेंस की रिपोर्ट आपने देखी? जी। रेलवे विजिलेंस एडमिट कर रहा है कि सारे रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज हुए, लेकिन जब हम सर नहीं मैं आपको आप रिपोर्ट में मेरी अगर आप अर्ज सुनेंगे उसमें आप ये देखिए रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा जा रहा है। सर आप रिकमेंडेशंस में ना आया, फाइंडिंग भी तो देखें ना। सर मैं देख रहा हूँ, फाइंडिंग्स भी आप देखें ना, उसमें रिपोर्ट में देखें। उसमें ये कहते हैं कि जी वो जो बेटा है, अब ये देखें ना, ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये बाप और बेटे का झगड़ा है जिसमें मैं और आप हमें यहाँ पे ड्रैग किया जा रहा है। लेकिन रेलवे बिल्कुल। मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद ब्लोर साहब से जानेंगे और शबीर साहब से भी जानेंगे कि वो अपने क्लैरिफिकेशन में क्या कह रहे हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले स्कैम के वजह से बात कर रहे थे। अच्छा ब्लोर साहब, मैं जल्दी ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके दौर में भी इस तरह की बड़ी चीज़ें आई और कुछ अफसरान को उसके बाद में पकड़ा भी गया जो इन्वॉल्व रहे इस तरह के स्कैम में, तो सर वो होता क्या था? बिकॉज मिनिस्टर रेलवे आप किस तरह देखते थे? सब जो जिनको पकड़ा बेचारों को साल के छोड़ दिया, कोई बीच में से कुछ निकली नहीं बात, बस यही हवाई प्रोपेगेंडा, टीवी ने ये कह दिया, आपने कह दिया, मैंने कह दिया, बस पकड़ लिया, फिर बीच में से कुछ निकला नहीं, कोई किसी को सजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे उस पर GM थे हमारे सईद अख्तर साहब, इतना शरीफ आदमी था, उसको 1 साल उन्होंने अंदर रखा और कुछ भी नहीं। अगर रेलवे की जो जिस तरह रेलवे गड्ढे में गिर गया था और आप भी यही अलेज करते थे कि जनाब ये सब कुछ है, यूनियंस के मसले से बाकी थे, तो रीजंस क्या थी? अगर इनकनाइमस और रेलवे अफसरान नहीं थी या वो माल नहीं खाते? आखिर तक यही चीखता रहा कि हमें लोकोमोटिव दीजिए। मेरे 5 साल में 1 लोकोमोटिव नहीं आया और लोकोमोटिव थे नहीं,
तो फिर रेलवे चलेगी, लोकोमोटिव बाहर तो नहीं चल सकती। और हमारी बदकिस्मती रही कि हमारी गवर्नमेंट्स ने किसी ने भी रेलवे की तरफ तवज्जो नहीं दी। बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, वो किए, और हमारी फौज ने आके NL वो बना दी, क्या उसको कहते हैं, NLC उन्होंने बना दी। तो वो नेशनल लॉजिस्टिक्स, उसमें उन्होंने रेलवे का माल उठाकर फौज को दे दिया ट्रकों में। सर लोकोमोटिव के आपने टेंडर भी किए, अमेरिकन किए, बाकी के, उसके भी एलिगेशन लगते रहे। कोई क्या आया नहीं, एक दाना नहीं आया था एलिगेशन। सर वो क्यों मंगवाए क्यों नहीं गए जब आप टेंडर भी करेंगे सर कुछ? आप पैसे ना दे, पैसे गवर्नमेंट पैसे देती नहीं थी, हमारी मेहरबान थी गवर्नमेंट। 6.1 बिलियन हमारा कैबिनेट ने मंजूर किया कि हमें पैसे मिले, हमें रेलवे को मिले नहीं, ये हुकूमत मंजूर कर ले तो हम बाहर से सामान मंगाएंगे कि 100 लोकोमोटिव हमने ठीक करने हैं, रिकंडीशन करने हैं। उन्होंने आज देते और कल यूँ और वो एक पैसा नहीं दिया, हमारी हुकूमत खत्म हो गई और बाद में नहीं दिया। तो अच्छा, बाहर से जो एक 50 लोकोमोटिव का उनका था चाइना के साथ, वो कहते हैं इफ एंड बट, इसमें ये नुकसान है। खैर उसके ऊपर भी हमारे सदा गिलानी साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी का हेड कर रहे थे अपने रहमान मलिक, उसने FIA को दे दिया वो टेंडर। FIA ने 3 महीने बाद वापस किया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन सर जो लोकोमोटिव इंपोर्ट हुए थे उनके भी, जिस हमने भी देखा कि वो नीचे से उनका फ्रेम टूटने लग गया। मैंने कहा कि मियां साहब आपने तो हमें हथकड़ी लगवाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने किया कि हम बच गए, ऐसी कोई बात। तो मसला ये है कि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं थी हमारी, अगर और रेलवे को तो बचा गए अपने असफ जरदारी साहब, वरना गवर्नमेंट तो रेलवे तो खत्म हो चुकी होती। सर जिस तरह उसने मैंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तनख्वाहें दे सकें लोगों को और पेंशन दे सकें। तो उसके लिए फिर मैंने एक मीटिंग में जरदारी साहब को कहा, मैंने कहा जी आप पुलिस को भी तनख्वाहें देती है हुकूमत, फौज को देती है, ब्रोकरेज को देती है, तो मेहरबानी करें रेलवे जब कमाती है तो खुद दे दिया। क्योंकि थोड़ा सा लोकोमोटिव की सूरत बेहतर हो गई है, तो आप समझते हैं कि रेलवे बेहतर, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जैसे इन्होंने वो टेंडर अभी किए हैं, अगर वो टेंडर कामयाब हो गए उसमें अमेरिका की आगे लोकोमोटिव, तो इंशाल्लाह रेलवे बहुत बेहतर हो। ठीक है। और जी शबीर साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे, उसे बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस केस में मैंने VR किया ना, वो मैंने रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था। अच्छा। बल्कि मेरे ऑर्डर पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ अबव डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर। ठीक है। ये मैंने डबल बेंच से ये केस जीता था रेलवे के अगेंस्ट, और डबल बेंच के ऑर्डर पे ये मुझे ऑर्डर अवार्ड हुआ था। ठीक है। और जो मैंने VR की है वो भी इसी वजह से की थी कि मैंने उधर भी मेरा वर्षन यही था कि हमने ये रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट लिए ही नहीं है, ना हमने कोई करप्शन की है। ठीक है। और आप देख लें, अगर 2 साल बाद इन्होंने नेब ने केस बनाया, 2 साल बाद 2010 का ऑर्डर प्लेस हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डरों पे। ठीक है। तो 2 साल बाद इन्होंने बनाया, तो 2 साल बाद जो रेट चेंज हो चुके थे उस पे इन्होंने VR करवा लिया। तो वो तो अंडरस्टूड है कि हर साल रेट बढ़ते हैं, फ्लैक्चुएट होता है मार्केट। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने रेट बढ़ा लिए तो उसमें मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। अच्छा चलें, मुझे वेरी शॉर्टली मैंने इसको कंक्लूड करना है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपका अपने बेटे से फिर झगड़ा क्या है, उसने आपके खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग्स क्यों की? और जी आपका अपने बेटे से झगड़ा क्या? सर मैं थोड़ा सा और अर्ज करना चाहता हूँ, जो विजिलेंस की रिपोर्ट लिखी गई है ना, जी जी, उस पे 2 क्लर्कों के साइन है, और इसके ऊपर जो कवरिंग लेटर लगा है उन्होंने भेजा है डायरेक्टर जनरल विजिलेंस को, जिन्होंने इसे अप्रूव ही नहीं किया। अच्छा। और ये 1 साइडेड रिपोर्ट है, इसमें मुझे शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलें वो अंजुम परवेज साहब से हम जानते हैं कि विजिलेंस ने आपको शामिल क्यों नहीं किया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको अपने बेटे से झगड़ा क्या है? मेरा बेटे से झगड़ा ये है कि इन्होंने 4 करोड़ रुपए मुझसे छीने हैं। अच्छा। इसका के बकायदा एविडेंस है मेरे पास। अच्छा जी, ये मैं आपको पेश करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे बैंक सर्टिफिकेट हैं, इसमें से कुछ पैसे जो है ना उसके पे ऑर्डर बने हैं इसके ससुर के नाम पे, जिस पे उनके ससुर का शनाख्ती कार्ड नंबर भी बैंक वालों ने लिख रखा है। अच्छा। इस पे बकायदा ये सेशन कोर्ट में गए हैं, और सेशन कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट डिसीजन दिया है। और सेशन कोर्ट के जो फैसले हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। अच्छा शबीर साहब, चलें ये डॉक्यूमेंट्स में आपसे क्या कहती है, मैं यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अभी आपको कोई रेलवे का कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, रेलवे पुलिस का सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट्स का? नहीं सर, कोई नहीं मिला। ये भी गलत खबर है। मैंने एडवर्टाइज टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो टेंडर फाइल हो चुका है। अच्छा चलें ठीक है जी। वो मैंने रेंजर ब्रांड यूएसए पे पार्टिसिपेशन की थी, लेकिन वो
फाइल हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं मिला किसी को, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते ठीक हैं। है। अच्छा शबीर साहब बहुत शुक्रिया। अंजुम परवेज साहब, शबीर वाज क्लेमिंग कि जी जो विजिलेंस की रिपोर्ट है उसमें उन्हें शामिल ही नहीं किया गया, तो हाउ इनफैक्ट द रेलवे अथॉरिटीज पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट लाइक विजिलेंस, वो किस तरह से किसी अक्यूज विक्टिम व्हाटएवर ही इज, तो फैसला बाद में है ना, वो किस तरह इसको बगैर शामिल किए जो है वो रिपोर्ट फाइनलाइज कर सकते हैं? शाह साहब ऐसे है कि डिफरेंट टीयर्स हैं, ये एक विजिलेंस डायरेक्टरेट है हेडक्वार्टर ऑफिस में, फिर नीचे हर डिवीजन में उसके डायरेक्टर्स हैं। ये डायरेक्टर ने डायरेक्टरेट जो है डीजी को रिपोर्ट भेजी है, वहाँ से फिर ये आती है मिनिस्ट्री में। तो इट हैज़ नॉट अटेन्ड फाइनलिटी एज येट मेरे ओपिनियन में। जो है मैंने फाइल अभी नहीं देखी, मैंने सिर्फ रिपोर्ट की कॉपी अभी मैंने फैक्स पे ली थी। तो मेरा ख्याल है कि शायद डीजी या जो सेक्रेटरी के पास आती है उन्होंने अभी इसको अप्रूव नहीं किया। मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है जैसे जी 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 बिल्कुल कि कम से कम जो पार्टी है जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको तो बुलाया जाए, उससे सुना जाए, उसका पॉइंट वो भी रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो इट विल हैव टू बी री इंक्वायर्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम परवेज साहब, बहुत शुक्रिया गुलाम बलोच साहब, बहुत शुक्रिया शबीर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने रेलवे का स्कैम एक्सपोज किया, इसका फैसला आपने करना है। रेलवे ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, शेख रशीद साहब को हमने लिया था लेकिन वो ज़्यादा उनसे बात नहीं हो सकी, और जिस तरह गुलाम बलोच साहब ने कहा कि रेलवे जो है उनके दौर में तबाही के दाने पे पहुंच चुका था, गवर्नमेंट जो है वो लोकोमोटिव्स नहीं दे रही थी, अगर उससे सिंसियरली एफर्ट्स पुट इन की जाती तो शायद आज रेलवे का हाल जो है वो और बेहतर या मुख्तलिफ हो सकता था। आप मैं अपने फीडबैक क्या करते रहिएगा, देखते रहिए डॉन न्यूज़।